नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महासागरों की निगरानी के लिए भारत के पास प्रभावी तंत्र। नौसेना प्रमुख बोले, हमारी हर गतिविधि पर कड़ी नजर। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारत के पास महासागरों की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र है। भारत इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हितों के साथ कोई समझौता न हो। भारतीय नौसेना द्वारा शुक्रवार शाम आयोजित राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता थिनक्यू 2024 के ग्रैंड फिनाले के बाद त्रिपाठी ने ये भी कहा कि भारत अपने हित के क्षेत्र में गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है। नौसेना प्रमुख ने कहा, चीन दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी करता है उसे करने दें। वे हमारे हित वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, हम उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमारे हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो। नौसेना प्रमुख ने कहा कि नवाचार नौसेना की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि भारतीय नौसेना को उन 2 युवा महिला नौसेना अधिकारियों पर गर्व है जो नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत एक नाव में सवार होकर विश्व का चक्कर लगाने के मिशन पर है। यह चुनौतीपूर्ण यात्रा है क्योंकि उन्हें समुद्र और खराब मौसम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। थिनक्यू 2024 के लिए देश भर के 3,800 शहरों और कस्बों से 12,600 स्कूलों ने भाग लिया। 16 टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और 8 टीमों ने आयोजित ग्रैंड फिनाले में भाग लिया। भारत की सैन्य विरासत के संरक्षण के लिए शौर्य गाथा परियोजना शुरू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को शौर्य गाथा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान जनरल चौहान ने सैन्य विषयों पर कई पुस्तकों का भी विमोचन किया। सीडीएस ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान में नवाचारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की अपनी उपलब्धियों पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्देश्य भारत की सैन्य परंपराओं, सुरक्षा और रणनीति के मुद्दों की समझ को बढ़ाना तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से सैन्य क्षमता में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता का दिया संदेश, कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर को खैर में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस, बसपा और सपा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सपा की पहचान लाल टोपी काले काम की है। इनके कार्यकाल में हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं रही। योगी ने कहा कि अलीगढ़ संत हरिदास की साधना से पवित्र हुई भूमि है, इसलिए यहाँ से एकजुटता का संदेश जाना चाहिए। यदि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे बट जाने का ही कारण था कि अयोध्या, मथुरा और काशी में दुर्दशा हुई। हमें गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा समाज को बांटने का कार्य कर रही हैं। ये लोग राष्ट्र का विकास नहीं चाहते हैं। आपको बांटने वाले आपके दुश्मन हैं। जिस तरह कांग्रेस ने खटाखट का नारा लगाया था, उसी तरह आपको ऐसे लोगों को सफा चट कर देना है। चुनावी सभा के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, सामने बैठे भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नाम लेकर नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जयकारी भी लगाए। फिर हाथ में लगे झंडे, बैनरों को लहराना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने भी जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर आगे बैठने के लिए उलझे भाजपा नेता मंच पर अग्रिम पंक्ति में कुर्सी पर बैठने को लेकर भाजपा नेता आपस में ही उलझते नजर आए। यहाँ तक कि सांसद सतीश गौतम ने शहर विधायक को अपनी कुर्सी पर बैठने पर उन्हें दूसरी कुर्सी पर जाने को कह दिया। नारेबाजी से पैदा हुए टकराव के हालात। मंच के सामने बैठे कार्यकर्ताओं में से कुछ सांसद सतीश गौतम के पक्ष में तो कुछ बरौली विधायक डॉक्टर जयवीर सिंह के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। सभा के दौरान कई बार उनके बीच नोकझोंक होने से टकराव जैसे तैसे टला। खुद जिला सहकारी बैंक की चेयरमैन उमेश कुमारी ने तो नारेबाजी पर कार्यकर्ताओं को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी सबसे ऊपर है। मंच पर नहीं मिली जगह। भाजपा व रालोद गठबंधन के कई पदाधिकारियों को मंच पर जगह नहीं मिली तो वे मंच के पास ही खड़े हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मंच से दूर ही ढकेलते रहे।
पानी की बोतल पर रोक। सभा में गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पानी की बोतलें वितरित की जा रही थी, जिसे देख प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से रोक लगा दी। सभा में जाने वाले लोगों को सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। ढोल नगाड़े पर खूब थिरके। योगी की मौजूदगी में जनसभा में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखाई पड़ा। हाथों में बैनर, पोस्टर एवं झंडे लहराने के साथ ही ढोल की थाप पर जमकर थिरके नजर आए। इससे पहले कार्यकर्ता पैदल ही नारेबाजी करते हुए जनसभा स्थल पर पहुंचे थे। खाली कुर्सियों ने बढ़ाई चिंता। सभा के दौरान बनाए गए मंच के सामने रखी कुर्सियां सुबह से खाली पड़ी रही। इससे भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ गई। हालांकि मोदी योगी के मंच पर आने पर अधिकांश कुर्सियां भर गईं, फिर भी कुछ कुर्सियां खाली ही पड़ी रहीं। सोशल मीडिया पर ये खाली पड़ी कुर्सियां काफी वायरल होती रहीं। इस पर लोग तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आए। आपस में भिड़े कार्यकर्ता। मंच के सामने बैठे कुछ कार्यकर्ता सीट पर बैठने के विवाद में आपस में ही उलझ गए। गाली गलौज के साथ ही मारपीट तक की नौबत आ गई। गनीमत रही कि कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझा बुझा कर शांत करा दिया। निजता, सबरीमाला, राम मंदिर से चुनावी बॉन्ड तक, ये हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले। 9 नवंबर 2022 को भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली थी। वे 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े 1967 के फैसले को पलट दिया। उनके कई निर्णय चर्चित रहे हैं। आइए जानते हैं इन तमाम फैसलों के बारे में। निजता का अधिकार। 2017 में 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया। इसे न्यायमूर्ति के S पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले के रूप में जाना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद और 3 अन्य जजों की ओर से बोलते हुए बहुमत की राय लिखी। इसमें निजता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग बताया गया। दिल्ली का असली मालिक दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018 हाल के वर्षों में एक चर्चित फैसला रहा है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद ने NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति पर कानूनी विवाद को जन्म दिया। यह मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के LG की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर था। समलैंगिकता पर फैसला। नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने वाले फैसले की भी खूब चर्चा रही। इसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहमति वाली राय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। 158 साल पुराना कानून वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। केरल के सबरीमाला मंदिर का मुद्दा। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2019 मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ये प्रथा अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का निषेध का भी उल्लंघन करती है। प्रथा महिलाओं को अशुद्धता की धारणा देती है और जैविक कारणों के आधार पर महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखना असंवैधानिक है। राम मंदिर का फैसला। सबसे महत्वपूर्ण फैसले में 5 जजों की पीठ ने विवादित अयोध्या भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। DY चंद्रचूड़ 2019 में ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे। नवंबर 2019 में आए इस फैसले ने 1 सदी से भी ज्यादा पुराने इस विवादास्पद मुद्दे का निपटारा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें विवादित भूमि को विभाजित कर उसे मंदिर और मस्जिद ट्रस्टों को निर्माण के लिए दे दिया गया था। अनुच्छेद 370 पर निर्णय। 2023 में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा। अपने ऐतिहासिक 476 पन्नों के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी संप्रभुता खो दी थी। सांसदों और विधायकों के लिए छूट। मार्च 2024 में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि यदि किसी सांसद या विधायक पर विधायिका में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है तो वह मुकदमे से बचने का दावा नहीं कर सकता। SC/ST वर्ग आरक्षण में वर्गीकरण। इसी साल सितंबर में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 बहुमत से EV चिन्नैया मामले को खारिज करते हुए SC/ST श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी। 2024 के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह SC/ST का उपवर्गीकरण फैसले में क्रीमी लेयर के विचारों पर जोर दिया गया और
विभिन्न SC/ST उप समूहों के बीच समान लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की शक्ति की पुष्टि की गई। कर्ज देने वालों के साथ संबंध बनाने के लिए पत्नी को करता था मजबूर, बिस्तर पर मिली खून से सनी लाश। झारखंड के धनबाद में एक घर से एक महिला की कराहती हुई आवाज आई। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजे खोले। अंदर बिस्तर पर शादीशुदा महिला खून से सनी हुई थी। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल 32 साल की महिला की हत्या उसी के पति ने कर दी। हत्या के बाद वह घर बाहर से बंद कर फरार हो गया। आरोपी की सास ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को जबरदस्ती दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये BCCL के श्रीनगर पुटकी इलाके की घटना है। मृतका की पहचान मीरा के रूप में हुई है। घर में मिली खून से सनी लाश। शनिवार की अलसुबह आवाज से मीरा की कराहनी की आवाज और पुत्र की चीख पुकार सुन पड़ोसी जुटे वे बाहर से बंद दरवाजे को खोला। आरोपी पति अपनी पत्नी पर किसी भारी चीज से सिर पर वार कर बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया था। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो बिस्तर पर खून से लथपथ मीरा पड़ी थी। महिला को एम्बुलेंस से SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर अस्पताल पहुंचे मृतका के जेठ कांग्रेस नेता दिनेश पासवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संबंध बनाने के लिए पत्नी को करता था मजबूर। पुटकी 17 नवंबर झोपड़िया धौड़ा निवासी ललन की शादी गोपाली चक 2 नंबर निवासी व मूलत कन्हाईपुर मोकामा निवासी स्वर्गीय रामेश्वर पासवान की पुत्री से 13 जून वर्ष 2011 को हुई थी। वह कुछ वर्षों से श्रीनगर कॉलोनी के क्वार्टर में रह रहा था। इनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र लकी के जन्म के बाद नशे का आदी हो गया और कर्ज में भी डूब गया। मीरा की मां सोनी देवी ने आरोप लगाया कि दामाद बेटी को कर्ज लेने वाली व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर मारपीट, पत्नी विरोध करती तो उसे प्रताड़ित करता व मारपीट करता था। पहले तो वह इस बात को छिपाती रही, पर विवाद बढ़ने पर इस बात की जानकारी मां व कई बार अपने मायके वालों को दी। एक सप्ताह पूर्व विवाद बढ़ने पर बेटी पटना चली गई। 4 दिन पहले मायके वाले उसे गोपाली चक ले आए। इसकी जानकारी मिलते ही पति गलती मानते हुए पत्नी को लाने के लिए ससुराल का चक्कर लगाने लगा। इसके बाद पत्नी जाने को तैयार हो गई। शुक्रवार की रात ललन बाइक लेकर ससुराल पहुंचा। वह केवल पत्नी को वापस लेकर जाना चाहता था, लेकिन पत्नी के दबाव में बच्चों को भी ले गया। रात 9:30 बजे ससुराल से मिली मछली व चावल सभी ने खाया। बच्चे सो गए तो पति किसी भारी लोहे से पत्नी के सिर पर वार कर फरार हो गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।